हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज का गद्य का पाठ दूसरा पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ चुके थे आप दो बैलों की कथा। आज हम पढ़ रहे हैं ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन का जन्म 1893 में हुआ और मुख्य बात क्या है, ये जो पाठ है उन्होंने उनका यात्रा वृत्तांत है, यानी जो एक सफ़र करते हैं, हम यात्रा करते हैं, उसके जो या स्मृतियों के विषय में है वो लिखा जाता है, उसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो ये भी ल्हासा की ओर एक पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया है उन्होंने, और इनके जो यात्रा वृत्तांत हैं वे अत्यधिक रोचक और ज्ञानपूर्ण होते हैं। चलिए, तो आप ये लेखक के विषय में इसमें से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन वगैरह। आगे हम पाठ में आ जाते हैं, क्योंकि पाठ होते हैं लेंदी और फिर इसमें वीडियो में बहुत टाइम लग जाता है। देखते हैं कितना वो आज या कल 2 दिन में। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर में हम लेखक ने एक पहाड़ी यात्रा का बहुत ही सुंदर मनोरम वर्णन किया है। तो चलें पढ़ते हैं यहाँ से। कहाँ की? नेपाल की यात्रा है। वह नेपाल में से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोर का रास्ता, यानी ये कहाँ पर है? नेपाल से कहाँ जाने पर पड़ता है? तिब्बत। नेपाल से जब तिब्बत को जो जानते हैं तो मुख्य रास्ते का क्या नाम है? फरी कलिंगपोंग का रास्ता। तो जब नहीं खुला था, तो जब ये वाला रास्ता खुला नहीं था, बंद था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ठीक है, जब तिब्बत जाने का रास्ता बंद था तो जितनी भी चीज़ें थी नेपाली नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी फरी कलिंगपोर रास्ते से जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था बच्चों। यहाँ मतलब सामान ही नहीं आता जाता था, सैनिकों का ही वहाँ आने जाने का वही रास्ता था। दुर्गम तो था थोड़ा सा, कैसा था मतलब कठिन तो था, लेकिन शॉर्टकट था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकी, अब सैनिक रास्ता है तो वहाँ चौकी तो होंगी, तो वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर फौजी चौकियाँ हुआ करती थी, और उनके लिए किले भी बने हुए थे, क्योंकि पहाड़ी था बीच में, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। और जो चौकियाँ और किले थे उनमें कौन रहता था? चीनी, क्योंकि तिब्बत उसमें चीन में लग जाता है, तो उसमें चीनी सैनिक पलटन मतलब सैनिकों की जो टोली होती है उसको कहते हैं। तो सैनिक रहा करते। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। तो लेखक क्या कहता है कि अब जो पहले जो किलों में रहते थे, तो उस रास्ते में जो किले या मकान थे, जो सैनिकों के चौकियाँ थी, वो कैसी हो गई हैं? ढह गई हैं। अब वहाँ पर अवशेष रह गए उनके। तो दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, अब वो जो किले हैं उन्हीं में कौन रहने लगे हैं? किसान लोग रहने लगे। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। अब जहाँ लोग रहेंगे तो आबाद तो हो ही जाएंगे, तो वहाँ पर अब जो है क्या हो गए हैं? घर वही आबाद हो गए। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ, तो एक किला था चीनी। हम वहाँ चाय पीने के लिए उतरे। यहाँ लेखक बता रहा है, लेखक उस रास्ते से जा रहा है तो बता रहा है उस किले में क्या हुआ। हम चाय पीने के लिए उतरे। कौन उतरा? लेखक जा रहा था रास्ते से, तो उस किले में जाता है जिसमें कौन थे? किसान लोग रहने लगे थे। अब आगे है, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं बच्चों। वहाँ अब पहाड़ी एरिया जहाँ भी होगी तो वहाँ चढ़ने उतरने सामान की सबकी परेशानियाँ ही होती हैं। तो कह रहे हैं लेखक कि वहाँ पर लोगों के लिए, यात्रियों के लिए परेशानी भी थी, ऊंचे नीचे रास्ते थे, और कुछ आराम की बातें थी। वहाँ
अब वहाँ देखिए आराम की बात क्या थी, जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था। यानी वहाँ अच्छी बात क्या थी, भेदभाव नहीं था, कोई छुआछूत नहीं थी। और दूसरी औरतें पर्दा ही करती हैं, वहाँ की औरतें जो हैं वो पर्दा भी नहीं करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। केवल जो चोर से देखते थे लोग निम्न श्रेणी के भिखारी, तो उनको अंदर नहीं आने देते थे घर के। बाकी नहीं तो क्या करते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते। बाकी लोगों को वो लोग क्या करते, अपने घर के भीतर भी अंदर तक ले जाते थे। ये अच्छी बात थी, मतलब विश्वास बहुत था। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, बिल्कुल अनजान होते थे, लेकिन सही से तो उनको अंदर भी ले जाते थे। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते। आप अपने सामान ले गए, चाय दे देंगी, बनवा लीजिए आराम से। वह आपके लिए उसे पका देगी, चाय बना के दे देगी आपको, अंदर से जाओ। मक्खन सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग के बिन बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन के में रख कर आपको दे देगी। टोटीदार बर्तन क्या होता है, केतली टाइप से होती है ना, तो मट्टी की हुआ करती, तो मिट्टी की केतली में दे देती थी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय भर मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती थी। तो कह रहे अगर आपको ये सब मक्खन और नमक, मक्खन दे दिया, मक्खन थोड़ी महंगी चीज़ है, तो अगर लगे कि अरे इसने हमने अंदर तो इसने डाल ही नहीं लिया हुआ, तो कहते कोई ज़रूरत नहीं, अब जाओ अपना आराम से चाय बना लाओ उनकी रसोई में जाके, और जहाँ मतलब बनता है किचन में, और लेके आ जाओ। वो उसके लिए भी उन लोगों क्या छूट थी। यानी ये बहुत अच्छी विश्वास की बात बहुत थी वहाँ। उन्हें अनजान लोगों पर भी इतना विश्वास था कि अपने चौके में ले जाना, कर देना, काम भी करना, सहायता भी करते थे, बहुत कोऑपरेटिव हुआ करते। प्रत्यक्ष चीनी किले के से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो वो जो उसी किले से आए, जब चलने लगे तो एक आदमी उनसे राहदारी मतलब रास्ते का मांगने के लिए आया। राहदारी जैसे किराया होता मकानदारी का, तो उसी तरह से। तो कह रहे हमने वो चिट्ठी जो थी उनको दे दी। तो कह रहे लेकिन शायद वही जो था थोंगला, यानी जाना कहाँ था, थोंगला पहुंचना था, तो थोंगले का लास्ट वाला गांव होगा, तो इसलिए उससे राहदारी लेना है। तो लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं, मतलब संदेह हो रहा है कि शायद वही गांव आखिरी था वहाँ का थोंगला पहुँचने का। यहाँ भी सुमित की जान पहचान के आदमी थे। तो कह रहे वहाँ पर सुमित जो था, कौन था, सुमति लेखक का मित्र था, उसके कह रहे उनके जान पहचान के होंगे, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। तो कह रहे हमको अच्छी सी जगह रुकने के लिए मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे, और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। और लेकिन 5 साल उधर मतलब रहने के बाद सब ज्ञानार्जन के लिए गए थे लेखक मेनली। तो बोले वहाँ रहने के बाद, और जो सुमित था वो अपना बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए गया था, बौद्ध भिक्षु था। तो वो 5 साल बाद जब लौटे तब वो एक मतलब भिखमंगे, यानी यहाँ भिखमंगे भिक्षु से क्या गया, बौद्ध भिक्षु थे जो, तो वो नहीं थे। अब वो किसके वेश में आए थे, एक सज्जन यात्रियों के घोड़े पे सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए ये जगह नहीं दी, और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर था। मनोवृत्ति जो थी उनकी मानसिकता चेंज हो गई थी। तो कह रहे हैं उन्होंने घर में नहीं रहने दिया, हम बाहर एक गरीब के झोपड़े में ठहर गए। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। कहते हैं शाम के समय छंग पी लेते। छंग बेटा एक नशीला पदार्थ होता है। तो वृक्षों का जो पेड़ों का दूध होता है वो इकट्ठा होता है, उसको छंग कहते हैं। जैसे अपने यहाँ भी
जो ताड़ के पेड़ होते हैं उसमें से जो उसका दूध निकलता है वो भी नशीला होता है। इसी तरह वो लोग भी जो थे उसको छंग को पीते थे तो नशे में हो जाते, तो होश हवास नहीं रखते थे, दुरुस्त रखते, बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते, यानी नशे में हो जाते थे तो होश नहीं रहता। अब हमें सबसे निकट कहाँ जाना था, डांडा धोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो अब धोंगला पार करने के लिए उन्हें डांडा कैसी जगह बता रहे थे, लेकिन बहुत खतरा रहता है वहाँ पर। खतरा क्यों रहता है, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं होते हैं। तो ऊंचाई अधिक है तो रहने के लिए लोग इधर उधर गांव वगैरह नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, कहते हैं। डाकू के लिए वही सबसे अच्छी जगह। अब वहाँ जब मनुष्य नहीं रहते तो डाकू रहते हैं, लुटेरे, वो लूट ले। डाकू क्या होते हैं, लुटेरे ही होते हैं। तो वो वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा थी, दोनों तरफ घर थे नहीं, गांव थे नहीं, तो वहाँ पर लुटेरे ज़्यादा रहते थे। डांडे पर, डांडे जी एक जगह का ही नाम है। और जब मोड़ आता है और पहाड़ी एरिया तो बहुत दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता, कोने तक। डाकू के लिए सबसे अच्छी जगह, तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो अब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। तो कह रहे अगर ऊपर तिब्बत में पहुंच जाओ तो सजा मिले, लेकिन इन जगह तो ऐसी निर्जन सुनसान, निर्जन मतलब सुनसान इस जगह है कि आदमी मर जाए पता ही नहीं लगे तो परवाह कौन करेगा। तो कह रहे कोई परवाह ही नहीं, लेकिन इन सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च भी नहीं करती। यानी मतलब उतना मर गए पड़े हैं तो कह रहे सरकार भी, जो खुफिया विभाग जांच एजेंसी होती है ना, ब्यूरो, तो उन पर भी, पुलिस पर भी कोई खर्चा भी नहीं करती। और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिला, मार दिया तो कोई गवाह ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है, सुनसान इलाका है, तो कौन गवाही दे, कौन ने मारा, किसने नहीं मारा कि पता ही नहीं चलते। इसलिए भी वहाँ सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि कौन कहाँ मर गया। डकैत पहले आदमी, और इसलिए क्या करते हैं वहाँ के जो लुटेरे हैं, डाकू लोग, वो पहले मारते हैं फिर बाद में देखते हैं सामान की कुछ है कि नहीं। हथियार का कानून, और एक वहाँ पर कानून क्या है, हथियार का कानून नहीं है। तो वहाँ पर जैसे अपने यहाँ तो हथियार रखने पर रिस्ट्रिक्शन से लाइसेंस तो तब रखेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा कानून ही नहीं है। इस कारण क्या है, कुछ ही रखो, पिस्तौल रखो, कुछ भी रखो, बंदूक रखो, तो लोग जो है लाठी की जगह क्या लिए घूमते रहे। जैसे अपने यहाँ लाठी डंडे पकड़ के किसान घूमता है, वहाँ पर लोग पिस्तौल बंदूक वहाँ के लोग लिए घूमते। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा। अब वहाँ हथियार है नहीं, वैसे तो अपने यहाँ क्या है, डाकू लुटेरों के पास ही पिस्तौल और बंदूक होंगी, वहाँ तो हथियार का है ही नहीं। आम जनता भी ऐसे ही लिए घूमती रहती। तो कहते अगर वो डाकू क्या करें, नहीं मारेंगे तो वो जो वहाँ के रहने वाले उन पर भी फिर बंदूक और वो मार देंगे। तो कह रहे कि इसलिए वहाँ पर जो हथियार का नियम नहीं है, इसलिए डाकू भी क्या करते हैं, सबसे पहले जल्दी से मार देते हैं आदमी को, तब देखते हैं पैसे का। गाँव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। तो कह रहा हमें पता चला थोंगला के पास एक मर्डर हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकालते, कुछ 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। कह रहे कि हमें तो अपने खून की यानी मर्डर की इतनी चिंता नहीं थी। क्यों, क्योंकि हम कौन थे, भिखारी बिच्छू बन के गए थे। और जहाँ कहीं ऐसे डाकू लुटेरे से देखते उन्हीं की तरह करते, तो उन्हीं की भाषा में जीव निकालने लगते तिब्बतियों की। और कुची का अर्थ लिखा ही हुआ है दया, 1 पैसा मतलब मांगने लगते, दया करो दे दो, जैसे भिखारी मांगते भीख मांगने लग जाते। तो लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, लेकिन डर किसका था, ऊंची चढ़ाई का।
पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। बोले वहाँ पर तोंगला के आगे अगला पड़ाव कहाँ था, 16-17 मील की चढ़ाई चढ़ोगे तब तक। तो मैंने सुमित से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, जो सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। तो लेखक कह रहे हैं हमने अपने मित्र सुमित से कहा कि भैया 1 घोड़ा 2 घोड़े कर लो, उसी पे सामान रख लेंगे अपने भैया और तब चढ़ चलेंगे। दूसरे दिन हम तो दूसरे दिन क्या हुआ, लेखक बताते हमने जो है घोड़े कर लिए और घोड़ों पे हो गए सवार, ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। तो जो थोंगला से चले ना, तो जो डांडा जहाँ पर वो ज़्यादा डाकू वाकू रहते हैं, तो क्या उससे ही पहले उन्होंने चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर पहुँच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। यानी डांडा बताया था ना कि बहुत ऊंचाई पे है, तो वहीं पर अब वो पहुंच गए। तो कहाँ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई थी, 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर पहुंच गए। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए। देखिए हम जो दक्षिण की तरफ से पूर्व पश्चिम में हिमालय की चोटियाँ हैं, श्वेत शिखर मतलब चोटी श्वेत क्यों, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ थी। भीटे की ओर दिखने वाला पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, अंधकार की ओर। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी और ना ही किसी तरह की हरियाली। जो वो पहाड़ थे भीटे की तरफ के, वो कैसे थे, उस पर बर्फ भी नहीं थी और हरियाली भी नहीं थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ थी और जो उत्तरी दिशा की जो मतलब हिमालय की चोटियाँ थी वहाँ बर्फ थी मगर कम थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। बोले सबसे ऊंची जगह कहते हैं वहाँ वो अपने देवताओं का स्थान था। वहाँ डांडे पे जो रहने, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब जो उनके देवताओं का स्थान था वो न ऐसे पत्थरों के ढेर लगा के, जानवरों के सींगों से, रंग बिरंगी कपड़ों की झंडियों से, झंडियाँ अपने जैसे कागज़ की बनाते तो उन्होंने क्या उन कपड़ों से कलर झंडियों से सजाया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चला। अब सबसे ऊंचाई पर चल रहे थे तो बोले अब हमको उतरना था नीचे की तरफ। चढ़ाई तो कुछ थोड़ी दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। बोले उतरना था तो वो कठिनाई नहीं थी उसमें। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। बोले शायद 2-1 और भी सवार यानी कि साथी थे, यात्री, वो भी चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। बोले अब जब उतरने को हुआ तो थोड़ा ब्रेक टाइप से लगाते ना कोई चीज़ में, तो वो थोड़ा साध के चलना पड़ता है ना। तो कह रहे जो लेखक का जो घोड़ा था वो थोड़ा उसकी जो चाल थी वो धीमी हो गई। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा। अब लेखक ने कह रहे मैंने ये सोचा कि ज़्यादा घोड़ा थक गया, इतनी ऊंचाई चढ़ के आया, इसलिए अब थोड़ा धीमा चलने लगा। तो उसे इसलिए लेखक कह रहा है उसे मारना नहीं चाहता था, धीरे धीरे वो बहुत। अब क्या हुआ कि वो धीरे धीमे हुआ, लेखक ने भी उसको तेज चलाना नहीं चाहा। तो कह रहे वो जो था जो हम बहुत पीछे रहे और मैं दाने पिस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चल रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है पीछे, इतनी धीमी चाल थी घोड़े। तो कह रहे लेखक कि पता नहीं चलता था कि वो घोड़ा आगे जा रहा है पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। तो कह रहे ज़बरदस्ती चलाता तो और धीमा होने लगता। एक जगह चलते धीमे रह गए पीछे और सुमित जो था वो आगे चला गया और वो लेखक पीछे रह गए। पीछे के चक्कर में जब देखा तो एक जगह से 2 रास्ते थे। अब 2 रास्तों में कौन से जाएं? मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। अब लेखक को पता नहीं था कि सुमित कौन से रास्ते से क्या, तो वो बाएं वाले रास्ते पे चले गए 1-1.5 मील तक। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था। वो किसी से पूछा, एक घर में लिया हुआ, तो उन्हें कह रहे ये तो गलत रास्ते पे आ गए, दाएं वाले पे जाना था।
फिर लौट कर उसी को पकड़ा, फिर 1-1.5 मील लौट के आए, तब फिर दाहिने वाले रास्ते पे से गए। कौन? लेखक। 4-5 बजे के करीब मैं गांव के से मील भर पर था। कह रहे 4-5 बजे तक गांव से 1 मील पहले ही रह गए। तो सुमित इंतजार करते हुए मिले। तो सुमित ने देखा होगा कि मैं लेखक नहीं पहुंचे, तो वो वहाँ पर ही क्या करने लगे, उसकी प्रतीक्षा। मंगोलों का मुंह, अब वहाँ पर कौन के रहने वाले क्या कहलाते हैं? मंगोल। तो मंगोल जो होते हैं उनके शारीरिक गठन का वर्णन किया है। एक तो उनका मुंह कैसा होता है? लाल, और इस समय वो पूरे गुस्से में थे। अब मंगोल कौन थे? जो सुमित तो वहीं का रहने वाला था ना, तो वो था मंगोल। तो अब पीछे रह गए तो इंतजार करना पड़ा, वो पूरे गुस्से में। एक तो वैसे ही मुँह लाल। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाली। तो क्या कहा उसने? सुमित ने, मैंने 2 डलिया भर के कंडे जला दिए। 3-3 बार चाय को गर्म किया, चाय बार बार गर्म की। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। लेखक बोला बहुत मुलायमियत से, पोलाइटली। उन्होंने कहा, मेरी गलती नहीं है दोस्त, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला? बोले, मेरा घोड़ा तुम देखो कैसा मिला, मतलब बहुत धीरे धीरे चल रहा। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। बोले 4-5 बजे पहुंचे, तो मैं तो सोच रहा था मैं रात तक, इतना धीमा चला था, रात तक पहुंच। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लेखक बता रहा था कि जो उनका दोस्त था सुमति, जितनी जल्दी तेजी से गुस्सा आता जल्दी से, उतनी जल्दी शांत भी हो जाते थे वो। तो लंगकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे। फिर जब लंगकोर पहुंचे तो एक अच्छी सी जगह पे रुके। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, तो वो वहीं के रहने वाले थे, बिच्छू थे, बहुत बिच्छू। तो बोले उनको उनके जो यजमान थे वो अच्छे मिल गए। पहले चाय सत्तू खाएगा, रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिला। एक पेय पदार्थ होता है थुक्पा वहाँ का, तिब्बत का। तो वो कह रहे हैं वो मैं चाय सत्तू खाया और फिर थुक्पा लिया। अब हम कहाँ पहुँच गए? वहाँ से लंकों से तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। तो कह रहे वो जो तिंगरी है वो कैसा था? पहाड़ों से घिरा हुआ टापू की तरह था, जिस दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। तो जो विशाल मैदान था वहाँ पर एक कैसी छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। जो वो पहाड़ी है मैदान से आगे, तो उसका क्या नाम है? तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमित कितने ही यजमान थे। जो सुमित था उसके इधर उधर जितने आसपास गांव थे वहाँ सब यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े में बोध गया का गंडा बना लेते। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। जो सुमित थे वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते। क्यों? क्योंकि कह रहे बिच्छू था ना, तो वो सबको गंडे बना बना के दिया करता था। तो किससे? पतली पतली कपड़े की पट्टी बांधनी और उसमें गांठ लगा के कह रहे कि वो ख़त्म ही नहीं होने वाला था कपड़ा। क्यों? क्योंकि भाई किसी को क्या मालूम यजमानों की कहाँ का कब है। वो तो कहते थे कि हम बोध गया से लाए हैं अपने। बोध गया तो मालूम है अपने पटना में ही है ना, बोध गया। तो यही है मुख्य जो जैन उसका बुद्ध धर्म का, जहाँ पर कि बुद्ध जी का वो हुआ था, उन्होंने ज्ञान दिया। तो वहाँ पर से कहते थे कि क्योंकि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था वो, तो वहीं से कह देता था वो कपड़े अब वो वहाँ का ख़त्म भी हो गया था। दूसरे कपड़े की बस पत्ती कपड़ा फाड़ा, पट्टी बनाई, बंडा बना के दे दिया। तो अगर वो तो ख़त्म हो ही नहीं सकता था। तो ख़त्म हो जाए तो किसी भी कपड़े के बांध लो, बोध गया है वो, तो उन्हें कौन सा पता है। तो वो बना लिया करते थे और वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे सुमित। क्यों? क्योंकि क्या होता था, वो जाते थे, वो गंडा दिया और बस वो तो जैसे कि अपने यहाँ मंदिर में जाओ या कोई अपने यहाँ कोई ब्राह्मण आ जाए तो कुछ बता गया, कुछ दे गया, तो हम लोग सभी पैसे देते हैं। ऐसे ही वो सुमित को भी वो गंडे बना बना के देता था, उसकी इनकम होती रहती थी। तो लेखक कह रहे हैं मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर इधर उधर लगा देंगे। बोले जब वो अपने यजमानों के पास जा रहे थे, उन्होंने मैंने सोचा अब तो ये हफ्ता भर लगाएगा यहाँ। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे मार दो, मगर आस पास के गाँव में मत जाओ।
इसके लिए मैं तुम्हारे लहाजा पहुँच कर रुपये दे दूँगा। लेखा कह रहे मैंने कहा कि भाई जो तुम्हें जो इनकम हो गई है, तुम जहाँ रुके हो वहाँ तो जाओ देने गंडे, लेकिन इधर उधर गाँव में मत जाओ दूर तक, जो तुम्हें पैसे मैं दे दूँगा। सुमित ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे जल्दी होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से इसे ढांक लें तो गर्मी खत्म भी हो जाती। पहाड़ी और में बेटा ऐसे ही होता है, धूप भी तेज लगती, जरा सा ढक लो तो खत्म भी हो जाती। ठंडक रहती ना ऊपर पहाड़ पे, इसलिए, और ऊंचाई की वजह से सूर्य का प्रकाश भी तेज भी लगता है ऊपर से। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट मतलब माथा, अतः मस्तक जो था धूप से जला जा रहा, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा। आगे चल रहे वहाँ तो सामने सूर्य की रोशनी, पीछे पहाड़ी एरिया है तो ठंडक है, तो करे माथा तो जला जा रहा है और पीछे जो कंधे हैं वो बर्फ से ठंडे हो रहे हैं। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, ठंडा हाथ में लिया और चल पड़े भाई। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा गया। किधर की तरफ? अब वहाँ से तिंगरी से शेखर विहार की तरफ चलने लगे। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। तो न तिब्बत में है वो छोटे छोटे क्या हैं, जागीरदार होते हैं। जैसे पुराने ज़माने में अपने यहाँ होते थे तो छोटी छोटी जगह का मालिक है तो उसको जागीरदार कहते थे, तो वहाँ भी वही था। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। बोली जो जागीर होती है उनका बहुत सा हिस्सा मठ कहते हैं बच्चों, जो अपने यहाँ जैसे मंदिर होते हैं तो वैसे ही जो बौद्ध धर्म की उसका पूजा पाठ का जो स्थान है उसे मठ कहा जाता है। तो जो इनका जब सब रखवाली कौन करते थे, यही मठ वाले किया करते। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता था। जो जागीरदार थे वो भी अपनी खेती खुद भी करवाए थे, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते। तो जो भाई वो जागीरदार था तो वो लोग अपनी खेती करते थे, तो जो मजदूर जो थे वो मतलब बिना पैसे लिए ही उनका काम कर दिया करते थे बेकार। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। अब उसकी जो देख रेख थी खेती की वो कौन करता? भिक्षु, यानी जो ही बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं तो उनको भिक्षु कहते, तो उनको भेजते थे मठ वाले वही। तो उनको तो फिर बड़ा सम्मान मिलता था एक राजा की तरह। तो शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। तो बता रहे जो शेखर जगह थी उसका जो भिक्षु मुखिया था जो वो बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति का, भद्र मतलब अच्छे स्वभाव का था, बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखी की 103 पोथी, यानी बुद्ध की, बुद्धदेव की कौन थी प्रतिलिपियाँ, उनके जो वचन थे बुद्ध धर्म के, उनकी हाथ से लिखी हुई थी 103 पोथी। मेरा आसन भी वहीं लगा, वह बड़े मोटे कागज़ पर अक्षरों में लिखी हुई थी। बोले हम मेरा वहीं बैठ गए तो वो बड़े मोटे मोटे अक्षरों में वो पोथियाँ लिखी हुई थी। एक एक पोथी कितनी थी? 15-15 किलो की, से कम नहीं। बता रहे हैं कि 130 थी और 103, और वो एक एक 15-15 किलो की थी। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो वो तो अपने यजमानों के पास जाने के लिए थे क्योंकि वहाँ उनकी इनकम हो रही थी, और जो लेखक थे उन्हें पढ़ने का पहले ही बताया था, ज्ञान के लिए गए थे, ज्ञानार्जन के लिए। तो उन्हें वही पोथियाँ पढ़ने की थी। मैं पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब सुमित ने जहाँ उन्हें पोथियाँ दिख गई 103 पोथियाँ, तो बोले उन्हें जैसे ही सुमित ने यजमानों के पास जाने को ही उन्हें वही ग्रंथ दिख गए
बुद्ध के, तो उन कंजूर को उन्हें पढ़ने की वजह से उनसे आराम से कह दी तुम जाओ, इसलिए मैंने उन्हें जाने को कह दिया। दूसरे दिन वे गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे। उन्हें सोची कि अब तो ये यजमानों के गए, अल्लाह आ जाएंगे 2-3 दिन में आराम से। लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। जब उन्हें मौका था कि वो आराम से किताब पढ़ते, तो वो जो सुमित से वापस आ गए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना फिर अब भाई जब वो आ गए तो दोनों मित्रों को जाना ही था। बोले हमने भी अपना सामान उठाया तिंगरी जाने के लिए, सामान पीठ पर ले लिया और भिच्चू नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। जो वहाँ के मुखिया थे उनसे विदाई लेकर वापस चल पड़े। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा। प्रश्न देख लीजिएगा, समय का भी ध्यान रखना है। सुन लेंगे आप तो जल्दी जल्दी आप अपने आप से भी इतना चैप्टर पढ़ लिया, अब अपने आप भी कर ही लेंगे। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भटमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि क्यों मिला? दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्योंकि तब वो सुमित्र के संग थे, जो कि उनका मित्र था, और वो क्या था, एक बौद्ध भिक्षु था। तो जो पुजारी टाइप से होते उनकी सम्मान होता है, इसलिए उनको उचित स्थान मिल गया, क्योंकि वहाँ उनका सब आदर करते थे और विश्वास करते थे। सुमित्र को सब जानते थे कि वो बौद्ध भिक्षु है, और दोबारा में वो घोड़े पे चढ़ के आए थे तो एक अनजान की तरह हो गए, तो इसलिए उनको उचित स्थान नहीं मिल सका। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय रहता था। हथियार का कानून नहीं था, तो जैसे मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि डरते थे, सब हथियार लिए घूमते थे, तो कोई भी लोग कोई किसी को मार दे, तो इसलिए वहाँ पर मर्डर का यानी हत्या होने का डर रहता था। लूटने वो बांटने वाले जाते थे, और लुटेरे पहले मारते थे, बाद में सामान लेते थे, तो मारने का डर ज़्यादा रहता था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पर चढ़ गया? वो बताए थे किस कारण कि उसका घोड़ा धीमा चल रहा था। उसने भी पहले तेज चलाने की कोशिश भी नहीं की, सोचा थका हुआ होगा, लेकिन जब कोशिश करा तो वो चल भी नहीं रहा था और धीमे चलने लगता था। इसलिए जो उनका मित्र सुमित थे वो आगे निकल आए। जब 2 रास्ते थे तो वो बाएं रास्ते पे चले गए, जो गलत रास्ता था, लंकोर को जाते ही नहीं था। तो वहाँ जाके पूछा तो पता चला कि वो गलत मार्ग पे आ गए। तो इस तरह से वो फिर पिछड़ गए और लौट के उन्हें उतनी दूर फिर आए, फिर उन्होंने सही रास्ते पर चले। लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ज्ञानार्जन के लिए गए थे वहाँ पर, तो इसलिए शेखर विहार में रोका कि वो बहुत देर लगाते थे पैसों के कारण, और उनको आने की देर हो रही थी यात्रा पे। इसलिए लेखक ने कह दिया भैया तुम इधर उधर मत जाओ, हम पैसे दे देंगे। और दूसरी बार जब 103 पोथियाँ मिल गई उन्हें पढ़ने के लिए, तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने आराम से कह दिया चले जाओ यजमानों के पास। ये कारण रहा। तो समझ में आ गए होंगे प्रश्न। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सब आप बताएंगे। अपने आप ही ऊंचाई की भी वजह थी, और ये लुटेरों डाकुओं का भी डर था, और वापसी के समय तो उनको जगह भी रहने के लिए नहीं मिल पाई थी सही से। तो ये सारी जो पूरे चैप्टर में दी हैं परेशानियाँ लेखक की, वो बताएंगे। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताएं कि उस समय के तिब्बती समाज कैसा था। वो बता ही देंगे कि कैसी अच्छी बातें थी और क्या बुरी बातें थी। अच्छाई तो यही थी कि वहाँ पर सब जो जाति पात का भेद नहीं था, छुआछूत नहीं थी, और आपके वहाँ पर विश्वास बहुत था, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, अनजान को भी अंदर घुसने का आज्ञा थी, अपने आप चाय बना लो पी लो। तो ये सब आपको बताना है वहाँ का समाज कैसा था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा इस बात का अर्थ बतलाता है? पुस्तकों के भीतर मतलब लेखक क्या था, उन्हें तो भीतर का मतलब अंदर घुसना तो है नहीं, पढ़ने ही से है। तो पहला है लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों को शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक चारों पुस्तकें ही थी, पुस्तकें लेखक का परिचय और चित्र छपा। तो ये 3 तो नीचे ही वाले गलत है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि उसका अर्थ क्या है, लेखक पुस्तकों में
रम गया, मतलब पढ़ने लगा, उनको लीन हो गया पढ़ने में। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये सारे आप 7 क्वेश्चन, क्या 6 क्वेश्चन है, 7वां तो ऑब्जेक्टिव है, वो कर ही लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे देखते हैं। सुमित के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में थे। इस आधार पर आप सुमित के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं, ये कर लेना, क्योंकि उसको सब जानते थे, वो अच्छा भिक्षु था, है ना, तो इसलिए वो हमेशा आता जाता तो रहता था वहाँ पर बौद्ध भिक्षु के नाते। तो ये चरित्र चित्रण सुमित का करना है। नेक्स्ट है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करने चाहिए थे। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें, कि बताएं कि जैसे सुमित था तो उसकी वही वेशभूषा कैसी थी, बौद्ध भिक्षुओं की तरह थी। तो और दूसरी बार जब आए थे तो वो अपने एक भद्र पुरुष की तरह थे, तो ये उस तरह से उनके विचारों में क्या परिवर्तन हो। तो ये तो बच्चों अपने आप से करना है, सही या गलत है। लोग क्या समझते हैं कि देखो जब दूसरी बार आए तो उनके संग कैसा व्यवहार हुआ, न रहने तक को ठीक से जगह नहीं मिल पाई, ये अपने विचारों से ही लिखना है। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन आप कर ही देंगे कि किस तरह की थी तिब्बत में, और पहाड़ी एरिया था, किले थे, फौजी चौकियाँ थी, और वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर लोग रहते थे, लूट लिया करते थे। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। इस आपके राज शहर में किस प्रकार भिन्न, तो अपने यहाँ के से थोड़ा सा अंतर है वो बता ही देंगे। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। कोई आप गए होंगे कहीं टूर वगैरह पर, तो जो परेशानियाँ आई हैं या अच्छी बातें हुई हैं, प्राकृतिक चित्रण जो देखा है वो आप लिखेंगे। एक यात्रा वृत्तांत आपको अपना लिखना है। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएँ हैं ये छोड़ देना। तो 11th और करना है आपको, ये अपने एक यात्रा का अनुभव लिखना है, और 10th वाले में वहीं की करनी है। तो ये तो पाठ से करनी है। अंतर अपने यहाँ में और उसमें अंतर करना है, पाठ की जो भौगोलिक स्थिति, और ये आपको बाकी मैंने समझा ही दिए। तो 11 तक आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। अब यहीं पर ख़त्म करते हैं पाठ आपका काफ़ी ख़त्म हो गया चैप्टर, टाइम तो बहुत लग गया है। चलिए अब आप सुन लीजिए इसको, और जो प्रॉब्लम आई हो पूछिए बहुत जल्दी से, काफ़ी टाइम हो गया है। और नहीं तो होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट यानी कल पूछ लेंगे ना आप इसमें जो भी पूछना।